हाय स्टूडेंट्स, ईवीएस की इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में, कुछ रिसोर्सेज के बारे में, संसाधनों के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। अब तक इस सीरीज़ में जो ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ या पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज़ है, इसमें हम पहला चैप्टर कर चुके हैं। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल असाइनमेंट बनाना देखा और अब ये हमारा तीसरी वीडियो है और यह कह सकते हैं सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारे पास था पर्यावरण अध्ययन और अब है प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, प्राकृतिक संसाधन है क्या? संसाधन का अर्थ है आपूर्ति का स्रोत, अर्थात पृथ्वी पर जो भी अवेलेबल है, जिनसे मनुष्य जाति को कोई ना कोई लाभ होता है, अपने लाभ के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उस प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के घटक को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का कोई घटक जिसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे वन, फॉरेस्ट, भूमि, मृदा, जल, घास, खनिज भंडार जैसे पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा आदि। तो उन सभी को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। डेफिनेशन की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं एवं जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते। जल हो गया, हवा हो गया, ये सारी चीज़ें हमने नहीं बनाई है, ये प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर विद्यमान है, हम केवल उनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे ये रहे वायु, जल, तांबा, लकड़ी आदि, कोयला, राइट। ये तो है प्राकृतिक संसाधन। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं या क्या कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है। तो वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर, जिनके आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहले रसायन प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के हैं, दो नहीं एक्चुअल में तीन है, अकार्बनिक, कार्बनिक और मिक्स। अकार्बनिक जिसे हम इनऑर्गेनिक भी कह देते हैं, उसका मतलब क्या है? जैसे कि आपका जल हो गया, खनिज हो गया, ये सभी आपके अकार्बनिक है, इनमें कार्बन नहीं होता। ऑर्गेनिक कैसे? जिनमें कार्बन है, जैसे कोई भी जीव, जीवाश्म ईंधन, फ्यूल, पेट्रोल, ये सभी। मिक्स कौन से हो गए? जिनमें दोनों ही घटक होते हैं, जैसे सोइल। तो पहला आधार था हमारा रसायन प्रकृति के आधार पर। द्वितीय है उत्पाद के आधार पर। यह वे दो प्रकार से डिवाइडेड है। जैविक संसाधन मतलब जिसमें जीवन है, उनको कहते हैं जैविक संसाधन। जैसे कि आपको पता है कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये जीवाश्म से बने होते हैं। यानी कि कभी इतिहास में जो बॉडीज थी, शरीर होते हैं, डेड बॉडीज, बड़े बड़े डायनासोर्स की, बड़े एनिमल्स की, वन्य जीवों की, तो उनकी बॉडी का वो जो पृथ्वी के अंदर धंसकर फिर वहाँ पर प्रक्रिया हुई, रसायन प्रक्रिया, और उससे फिर हमें कोयला और पेट्रोल मिले। तो जैविक संसाधन मतलब है जो जीव मंडल से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि वन एटसेट्रा, कोयला आदि। अजैविक संसाधन जो कि वो संसाधन है जो कि निर्जीव और अकार्बनिक पदार्थों से आते हैं, जैसे जल, वायु, लोहा, चांदी एटसेट्रा। यह है हमारा दूसरा बेस। तीसरा आता है प्रचुरता एवं उपलब्धता के आधार पर। तो यहाँ भी दो प्रकार के हैं, एक कभी ना समाप्त होने वाले जिनको हम इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं,
जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, मिट्टी, वर्षा आदि। समाप्त होने वाले संसाधन हमारे जीवाश्म, जैसे पेट्रोल, खनिज, डीजल आदि। और चौथा बेस या फैक्टर है आपका यूज, उपयोग करने के बारे में। यदि कोई संसाधन आप बार बार यूज कर सकते हो और उसके खत्म होने के भी चांस नहीं है, खत्म नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि नवीकरणीय संसाधन, जैसे कि हवा, सूर्य का प्रकाश आदि। और ऐसे ही जो खत्म हो सकते हैं उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय, जैसे हमारे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है और उनसे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, पहला फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हमारे पास जो जंगल में लकड़ियां हैं, वन है, वो एक बहुत ही अहम हमारे पास संसाधन है जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि घर बनाने में लकड़ी का यूज़ करते हैं, आग जलाने में, या फिर लकड़ी से आप पेपर भी बनाते हैं, या फिर लकड़ी से ही और सारे प्रयोग या उपयोग किए जाते हैं। तो वो सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट रिसोर्सेज से, वन संसाधन से। ऐसे ही खाने के लिए आपके फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, आम वगैरह ये सब, या फिर मेडिसिनल यूजेस के लिए आपके पास क्या है? जैसे नीम है, नीम का आपको पता है औषधीय गुण होते हैं, तो वो भी आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? वन संसाधन से। ओके, सो यूजेस क्या है फॉरेस्ट के? देखिए, कमर्शियल यूजेस में है इकोलॉजिकल, यानी कि वाणिज्यिक एवं पारिस्थितिक, दोनों ही प्रकार से उपयोग किया जाता है वनों को। पहला वाणिज्यिक उपयोग, देखिए जो भी अभी बताया, आप टिम्बर यूज कर सकते हैं, खाने के लिए पदार्थ आपको मिल सकता है, इसेंशियल ऑयल्स यानी कि गंध तेल, औषधीय उपयोग के लिए काफ़ी सारे ऐसे वृक्ष हैं जो कि औषधि बनाने में उपयोग किए जाते हैं, रेशा यानी कि सिल्क वगैरह, जूट, ये सब आपके कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है। टैनिन हो गया आपका दवाइयों वगैरह, गोंद यूज़ किया जा सकता है, गंधराल, बांस का यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब आपके वाणिज्यिक उपयोग है। ऐसे ही है इकोलॉजिकल उपयोग, क्या है कि वृक्ष आखिर में करते क्या है? वायु को रोकने का काम करते हैं, जैसे कि तूफान वगैरह आए हुए हैं, उनको कहीं हद तक वायु को कंट्रोल करते हैं। सोइल इरोजन को चेक करते हैं, यानी कि मृदा का कटाव, भूमि कटाव होने से जो भी मृदा का नुकसान होता है तो उसको बचाने में मदद करते हैं आपके वन, क्योंकि वो मृदा को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही भूमि सुधार में उपयोग किया जा सकता है। पारिस्थितिक संतुलन का रखरखाव, वृक्ष ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एक तरह का जो संतुलन है प्रकृति का वो बना रहता है। फिर उसके बाद आते हैं प्रदूषण नियंत्रक के तौर पे ये भी काम कर सकते हैं आपके जो वन है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ये बताया ना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कम हो रही है वातावरण में, तो उसकी मदद से आपके पास ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो पोल्यूशन कम होगा, तो इसलिए उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है आश्रय प्रदान करने में बिल्कुल ज़रूरी है, वहाँ पे शेल्टर्स वगैरह उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। जल चक्र के नियम, यानी कि पानी का जो चक्र है उसको बैलेंस करने के लिए भी वनों का यूज़ किया जाता है ना। तो फॉरेस्ट के दो प्रकार के यूजेज हैं आपके, इकोलॉजिकल और कमर्शियल। इंडिया में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वन मिलते हैं, या आपके पास मैंने ग्रुप में भी भेज दी थी, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है डिफॉरेस्टेशन का,
कि जंगलों की कटाई से क्या होती है और क्या क्या हमें नुकसान है। देखिए, पहला है अवनीकरण के कारण, यानी कि कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। क्या क्या कारण है जिनकी वजह से अवनीकरण हो रहा है। पहला, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस झूम खेती क्या होती है कि आपने कभी, जैसे सपोज कीजिए, पहले यहाँ पे खेती की, राइट, फिर उसके बाद 6 महीने बाद इसको छोड़ के आपने यहाँ खेती करने की शुरू कर दी। अब खेती की है तो आपने पेड़ वगैरह भी काटे होंगे, सारी बातें हैं, और एक पेड़ को बड़ा होने में लगभग 20 से 30 साल लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से, इस झूम खेती की वजह से आपके वनों का नुकसान हो रहा है। फिर उसके बाद आते हैं जल विद्युत परियोजनाएं, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें भी, उनकी वजह से भी काफ़ी बड़े क्षेत्र पे वनों का कटाव किया जाता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। ऐसे ही सड़कों का निर्माण जब हम करते हैं पर्वतों में से या फिर वनों में के बीच में से, तो हमें काफ़ी मात्रा में पेड़ों को काटना पड़ता है, और उस पेड़ों के कटाव को ही डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। ऐसे ही अति चराई क्या है, ओवरग्रेज करना। जैसे सपोज कीजिए आपने या किसी ने बकरी वगैरह को, भेड़ों को चराने के लिए छोड़ दिया है, यदि वो हर बार वहीं लेके आए तो जो वहाँ पे घास है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको बड़े होने का समय ही नहीं मिलेगा। और ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करने से या ज़्यादा चराने की वजह से जो मृदा की कैपेसिटी है, जो मृदा है उसकी क्वालिटी है, वो भी घट जाती है, तो सोइल की नुकसान होता है। और यदि मृदा ही खराब हो गई तो फिर वहाँ पे पेड़ पौधों का उगना मुश्किल है। तो ये भी एक कारण है। अगला कारण है आपका खनन, माइनिंग। माइनिंग जहाँ करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में वनों का कटाव किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही फ्यूल वुड रिक्वायरमेंट्स, यानी ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता है, जो लकड़ियाँ जलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट फायर, वनों में आग लग जाती है, दावानल जिसे कहते हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे ही कीट पतंगे, जैसे कि आपका दीमक है, तो वो भी काफ़ी हद तक पेड़ों को नुकसान करते हैं। तो ये डिफोरेस्टेशन के कारण है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अवनीकरण के क्या क्या कारण हैं, तो आपको ये सारे कारण आपको लिखने होंगे वहाँ पे। केस स्टडी की बात करें, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये कौन से होते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन, यानी कि जो इक्वेटर पे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से काफ़ी हद तक वहाँ पे नुकसान होता है, वनों का कटाव होता है। ऐसे ही छोटा नागपुर में चाय बागानों का लुप्त होना, यानी कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, उस प्लेटू पे पहले काफ़ी चाय बागान होते थे, लेकिन अब वो लुप्त होने लग गए हैं। तो ये आपके 2 केसेस हैं विषय अध्ययन के या प्रैक्टिकल केसेस हैं, जिनको आप कोट करके अपने एग्जाम में प्लस पॉइंट ले सकते हैं। अवनीकरण के प्रभाव क्या है, कि ठीक है हमने कारण समझ लिया, लेकिन इससे नुकसान क्या क्या होता है। नुकसान देखिए, एक तो क्या है, प्रजातियों का नुकसान हो जाएगा, लॉस। काफ़ी ऐसी स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि पेड़ कट गए या कम होते रहे, तो पेड़ों का एक मुख्य काम क्या था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते थे, ग्रहण करते थे और ऑक्सीजन देते थे, जो कि हमें जीने के लिए ज़रूरी है। तो यदि पेड़ ही कम हो गए तो फिर कार्बन या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होगा। ऐसे ही एक यूज़ ये भी था पौधों का कि वो वाटर साइकिल को या जल चक्र को मेंटेन करते थे, कि आपने बारिश हुई, पेड़ों ने जल को सोख लिया, या मृदा में जल चला गया, ग्राउंड वाटर में चला गया। यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो वो ग्राउंड वाटर में जाएगा ही नहीं। तो ये सारे रीज़न है। ऐसे ही सॉइल इरोजन, यानी कि भूमि कटाव। जो पेड़ है वो मृदा को पकड़ के रखता है, लेकिन यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो मृदा का कटाव बहुत जल्दी होगा, जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा। या जो क्वालिटी है, उपयोगिता है मृदा की, फसल उगाने की, फसल बोने की, तो वो फसल कम होगी इसकी वजह से, ठीक है।
अगला है जीवन गुणवत्ता, जीवन हमारी लाइफ पे असर होगा, क्लाइमेट जलवायु पे असर होगा, सूखा होने के भी चांस है। सूखा मतलब बारिश ना होना, यदि बारिश ही नहीं हुई तो आपका सूखा आ सकता है। ऐसे ही बाढ़ भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ है वो जल को, मृदा को वो कंट्रोल करते हैं। यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ के काफी ज्यादा चांसेस हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये आपके कुछ इफेक्ट्स हैं, प्रभाव है किसके? डिफोरेस्टेशन, अवनीकरण होने से ये नुकसान होगा हमें। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यदि वनों पर लकड़ी के निस्सारण यानी कि एक्सट्रैक्शन, जो टिम्बर या लकड़ी हम निकालते हैं वनों को काट के, उसके क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, तो ओबियस है कि आप वनों को काट रहे हैं तो उसका भी नुकसान है। ऐसे ही वनों पर खनन का प्रभाव, कि माइनिंग की वजह से भी काफ़ी सारे पेड़ों को काटा जाता है। डैम बना रहे हैं तो डैम बनाने से भी काफ़ी मात्रा में वनों का कटाव किया जाता है, तो ये भी एक असर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ है जो आपको लिखने होंगे यदि एग्जाम में आ जाता है बच्चों। अब बात करें यदि जल संसाधन की, तो देखिए ये बहुत अच्छा डायग्राम बताया हुआ है यहाँ पे क्या है कि अर्थ वाटर मान लो 100% है, तो केवल 3% फ्रेश वाटर है। आपको पता है कि हम सलाइन वाटर नहीं ले सकते, हाँ, यानी कि जिसमें नमक हो वो पानी हम नहीं पी सकते, हम केवल फ्रेश वाटर पी सकते हैं जो कि जिसमें नमक ना हो, और वो केवल 3% है पृथ्वी पर। और इस 3% में से 30% तो ग्राउंड वाटर है, हमारा जो भूमिगत जल है, और बाकी आपका आइस कैप यानी कि ग्लेशियर वगैरह में रहता है, और 0.9% आपका सरफेस में अवेलेबल वाटर है। 0.9 कौन सा? जैसे लेक हो गया, रिवर हो गई, झील होगी। और इस 0.9 में भी 87% किसका है शेयर? लेक्स का, झीलों का। उनमें से स्वैम्प यानी दलदली वो है 11%, और रिवर का शेयर है 2%। तो आप देख सकते हैं 3% के भी कितना कम परसेंट। तो यानी कि हमारे पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत कम है, तो इसलिए जरूरी है कि पानी का भी बचाव करना चाहिए हमें। ओके, तो आगे बात करते हैं जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, और जल के अति उपयोग यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। देखिए जल के दो मुख्य स्रोत हैं, एक तो सरफेस वाटर, ठीक है, और एक है भूमिगत जल। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सरफेस वाटर में फर्दर कौन से आते हैं आपके? तालाब, झीलें, नदी, झरने, कृत्रिम जलाशय आर्टिफिशियल रिजर्वोयर यानी कि डैम्स वगैरह, समुद्री जल, ये सभी आपके आते हैं सतही जल। और भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर सोर्सेज क्या है? जो भूमि के अंदर पानी बहता है, ठीक है, तो उसको। अब बात करते हैं कि कुओं की पहुंच के बाद भी जल स्तर में कमी, यानी कि हम ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, भूमिगत जल को निकालने के लिए क्या करते हैं? कुओं का निर्माण किया जाता है। आप सबके गांव में भी कुएं होंगे, राइट? तो उन कुओं की मदद से हम जल स्तर को या ग्राउंड वाटर है उसको निकालते थे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा यूज करने की वजह से, भूमिगत जल का ज़्यादा यूज होने की वजह से, आप नोटिस करना कई गांव में तो कुएं सूखे पड़े हैं, वहां पे पानी की खत्म हो चुके हैं। यही वजह है कि अब पंजाब साइड, हरियाणा साइड जो भूमिगत जल है उसका लेवल गिरने लग रहा है, वो कम होने लग रहा है, ठीक है। तो ये सब वजह है। साथ ही बाढ़ की बात करें, फ्लड्स, तो फ्लड्स आपने सुना होगा। बाढ़ कब आती होती क्या है कि जब बहुत अधिक मात्रा में पानी आ जाए तो उसको हम फ्लड कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। तो बाढ़ के कारण क्या है? देखिए अब तक एक तो हमने ये वनीकरण यानी कि डिफोरेस्टेशन देख लिया,
जल संसाधन के बारे में पढ़ लिया हमने कि ये होता है। अब जल संसाधन की वजह से समस्या क्या आ जाती है आपकी, फ्लड की, बाढ़ की, आगे सूखा भी आएगा। तो देखते हैं बाढ़ में क्या कारण है जिनकी वजह से बाढ़ आ सकती है। मौसम संबंधित तत्व, यानी कि जैसे कि बादल फट गए आपके, तो बादल फटने से अभी केदारनाथ में आई थी ना 2013 में, जहाँ पे केदारनाथ शिवलिंग बच गया था महादेव का, तो ये लगा लो जो मंदिर है वो बच गया था, लेकिन बाकी सब कुछ तहस नहस हो गया था। उसका रीज़न क्या था, बादल के फटने का। ऐसे ही जो डैम बनाते हैं, डैम में दरार आ जाए तो डैम से भी पानी निकलकर बाढ़ के रूप में आ सकता है। वनों की कटाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, कारण है बाढ़ों का। विस्फोट करना, पहाड़ों या पर्वत के ढलानों पर आप माइनिंग के लिए यदि ब्लास्ट करते हैं, विस्फोट करते हैं, तो उससे भूस्खलन का कारण बनता है और जो ग्लेशियर्स है वो आपके पिघलकर बाढ़ के रूप में नीचे आ सकते हैं। ऐसे ही अस्थायी बांधों का निर्माण, यानी कि जो कच्चे डैम होते हैं वो बनाना, टेम्परेरी काम करना, ठीक है। ऐसे ही आपके कुछ और रीजंस हैं। तो ये सब है आपके कारण किसके, बाढ़ के। फिर उसके बाद आते हैं बाढ़ के प्रभाव क्या है, इफेक्ट्स क्या है। देखिए जान मान की हानि होती है, जान माल की। साथ ही में आपकी जो बिल्डिंग्स है जो आपने बनाई हुई है उसका बहुत नुकसान होता है। सड़कों, यातायात की संरचनाओं पे हानि होती है। कृषि भूमि को जलमग्न करता है जिससे फसलों का नुकसान होता है। तो ये सभी कारण है, आप देख लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बाढ़ पर कंट्रोल या नियंत्रण क्या किया जा सकता है। तो आप पक्के मजबूत बांध बना सकते हैं जिनसे पानी को इकट्ठा किया जा सके। यदि नदी में बाढ़ आती भी है तो नहरों का जल फैलाकर बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि जैसे एक नदी है, ठीक है, आप यहाँ पे एक कैनाल बना दीजिए, नहर, तो इसका कुछ पानी नहर में चला गया, जिसकी वजह से इस नदी में बाढ़ आने के चांस कम हो जाते हैं, संभावनाएं कम हो जाती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ये भी ज़रूरी है। आप नदी के किनारों पर पेड़ लगा सकते हैं जो कि पानी को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये आपके नियंत्रण करने के उपाय हैं बाढ़ के। तो हमने दो कर लिए, एक तो क्या, डिफोरेस्टेशन, एक आपका बाढ़। अब बात करते हैं सूखे की, अनावृष्टि की जिसे कह देते हैं। सूखा एक लंबी समयावधि का अवस्था है जिसमें पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। प्राकृतिक है ये, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जान माल की हानि भी हो सकती है। कारण की बात करें किस वजह से सूखा आता है, वर्षा कम होना, वनों की कटाई लगातार, ज़्यादा अधिक खेती करना किसी जगह पे जिसकी वजह से भूमि का कटाव हो जाए, भूमि में जल के स्तरों का अतिदोहन, यानी कि ज़्यादा यूटिलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखना। कुएं जैसे हैं उनमें पानी यदि नहीं आ रहा है तो वो भी एक सूखे का कारण है, वो भी एक सूखा ही है। ऐसे ही वर्षा का जो जल होता है उसको संचय नहीं करना, यानी कि मैनेज नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना पानी को। तो ये सब आपके वजह है जिनकी वजह से आपके सूखे का हो सकता है। बात करते हैं सूखे पे रोकथाम के उपाय क्या है कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए सूखा इसका मतलब है पानी की कमी, तो आप बांध बना सकते हैं बढ़िया, जिनसे आपको पानी मिलता रहे हैं। ऐसे ही आपके जो समुद्री जल है उसमें से नमक को निकाल के, खारा पानी को निकाल के प्योर वाटर को या पानी को आप पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। भूमि उपयोग, यानी कि मृदा को बचाव के लिए मृदा को बचाव कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको पानी या जल चक्र से पानी मिलता रहेगा। ऐसे ही वर्षा के जल को संचित कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हो आप, और उनको जब सूखा हो तब यूज किया जा सकता है। पानी को पुनः चक्रित करना, रिसाइकल करना, बार बार यूज करना,
तो वो भी किया जा सकता है। तो ये आपके रोकथाम के कुछ उपाय हैं। तो अब तक हमने 3 समस्याएं देख ली हैं। आपका पहला है डिफोरेस्टेशन, फिर उसके बाद था बाढ़, और अब है सूखा। फिर बात करते हैं कि जल विवाद क्या है। एक टर्म आती है, देखिए जल विवाद है, सिंपल सा मतलब है कि ऐसा तो है नहीं इंडिया में, भारत में, कि आपकी जो नदी है वो केवल एक ही स्टेट में है, वो आपके अलग अलग स्टेट से होकर निकलती है, राइट। तो अब सपोज कीजिए कोई नदी है, जैसे मान लो गंगा ही है। गंगा ऐसा तो है नहीं कि भाई उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में ही है, नहीं, वो आगे पश्चिम बंगाल में भी जाती है, बिहार से भी होकर निकलती है। तो यदि एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं तो उनका अपना अपना दावा करते हैं पानी पे, राइट। अब जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में गंगा में आप पोल्यूट कर देते, प्रदूषित कर देते, तो प्रदूषित पानी आपको किसको मिला? बिहार को भी, पश्चिम बंगाल को भी, जो कि नीचे है, जिसकी वजह से आपसी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, विवाद हो सकते हैं। तो कौन कौन से विवाद है, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मध्य पूर्वी जल विवाद, मिडल ईस्ट कौन से नेशन है आपके? जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, सूडान, ये सभी। तो यहाँ पे पानी की कमी की वजह से जॉर्डन, सीरिया, इजराइल के बीच गंभीर जल विवाद है, नहीं। तो इनकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं। ऐसे ही सिंधु जल समझौता, ये आपने कभी न्यूज़ में भी सुना होगा। ये किसके बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि 1960 में की गई थी। इसके तहत इंडिया 6 में से 3 रिवर के ऊपर इंडिया का अधिकार है और बाकी 3 पे किसका है? पाकिस्तान का। तो ये भी एक विवाद का कारण है। सतलुज यमुना लिंक, ये तो काफ़ी फेमस है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में यही एक बहुत बड़ा विवाद है। इसमें क्या होता है कि सतलुज नदी यदि ये है और यमुना नदी ये है, तो दोनों के बीच में एक कैनाल यानी कि नहर बनाने का विवाद है ये, नहीं। फिर उसके बाद सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी में फैला हुआ है। तो ये एक पूरा डैम है और इसके पानी को लेके भी विवाद है, ठीक है। तो ये तो थे आपके कौन कौन से जल के ऊपर विवाद है। ऐसे ही एक बांध भी आते हैं, डैम्स। तो बांध के लेके यदि हम बात करें, मैंने आपको अभी अभी बताया ना कि सूखे में भी बांध का यूज है, आपके फ्लड आ जाती है उसमें भी बांध हेल्प करता है, आपकी मदद करता है कंट्रोल करने में। तो क्या क्या लाभ है, समस्याएं हैं, एक बार देख लेते हैं। बांध बनाने के लाभ क्या है कि आपको पीने के योग्य पानी मिल जाता है, जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, राइट। और पूरे साल आपको जल आपूर्ति का आश्वासन मिलना है, सूखा हो तो भी आपको फायदा, सूखे में भी आपको पानी मिल जाएगा यदि वहाँ बांध बना हुआ है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण करना, ये सभी। समस्या क्या है कि क्योंकि बांध बनाने के लिए आपको जंगल को काटना पड़ेगा, है ना, जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान होता है। साथ ही काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को पुनर्वास करना पड़ता है, निकलना पड़ता है वहाँ से। अब जैसे मान लीजिए आपका साहा है कोई गांव, तो साहा गांव में यदि डैम बनाने लग गए तो साहा में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको वहाँ से विस्थापित किया जाएगा, उनको निकाला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी एक समस्या है कि बांध में आपके काफ़ी सारे लोगों की घर छूट जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जलीय जीवों के जीवन पर प्रभाव व प्रजातियां विलुप्त होने का खतरा। तो ये सभी, तो ये तो थे आपके जल संसाधन से जुड़े हुए कुछ मसले, इश्यूज, ठीक है। सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, बांध हो गया, ठीक है। ऐसे ही फॉरेस्ट रिसोर्स कर चुके हम, वन संसाधन, जिसमें आपका आ गया था डिफोरेस्टेशन। अब बात करते हैं खनिज संसाधन कौन कौन से हैं। देखिए खनिज संसाधन क्या है कि आपके जो अकार्बनिक संसाधन है, जैसे कि एल्यूमिनियम, क्रोमियम, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, थोरियम, ये सभी आपके मेटल्स हैं, धातु हैं। तो ये खनिज धातु आपकी पृथ्वी में पाए जाते हैं, तो इनको निकाल के ही हम इनका यूज किया जाता है। तो
खनिज के बारे में बात करें तो खनिज दो प्रकार के हैं, धातु और अधातु, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनमें जैसे ये सारे तो आपके खनिज है, धातु, ठीक है, लेकिन ये सल्फर, चूना, एस्बेस्टोस, ये सभी आपके अधातु खनिज है। और इन सब का यूज़ भी देख सकते हैं, एल्यूमिनियम किस में यूज़ होता है, क्रोमियम किस में यूज़ होता है, सल्फर का लोहा इस्पात उद्योग में यूज़ होता है। तो ये सभी खनिज संसाधन है। अब बात करते हैं कि खनिज संसाधनों के निकालने तथा प्रयोग करने के पर्यावरण में क्या प्रभाव है, कि एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है यदि हम ये खनिज निकालते हैं। वो पढ़ने से पहले देखिए खनिज ज़रूरत क्यों है हमारी, क्योंकि आप देखेंगे आज के इस युग में आपको हर छोटी चीज़ के लिए भी आपको कहीं ना कहीं खनिजों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप ये देखिए वस्तु, बर्तनों में, परिवहन में, आपके बसें वगैरह जो बनी हुई हैं, स्टील में यूज़ होता है, बिजली उत्पादन में यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं आपके मकान जो आपने बनाया है उसमें पत्थर निर्माण, सीमेंट उद्योग, इन सब में यूज़ किया गया है, कपड़ों में। तो आप देखेंगे आपके जीवन के हर पहलू पे कहीं ना कहीं आप खनिजों का यूज़ करते हैं। तो इसलिए खनिजों को निकालना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके असर क्या क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्यावरण पे प्रभाव क्या है। देखिए भूमि का क्षय यानी कि डिग्रेडेशन, आप यदि माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं खनिजों का, तो उसकी लिए आपको विस्फोट वगैरह करके भूमि को तोड़ना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे आपके प्रभाव है। ऐसे ही जल निकास को नियंत्रित किया गया है, ठीक है, तत्वों को निकालने के लिए जल संसाधनों पे असर पड़ता है, प्रदूषित हो जाते हैं वो, हैं। गैसों के उत्सर्जन होते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि कोयले की माइनिंग में अक्सर लोगों को लंग्स, लीवर्स की बीमारी हो जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी गैसों का उत्सर्जन होता है। पशुओं, वनस्पतियों की हानि होना, ऐतिहासिक स्मारकों, धार्मिक स्थलों पर प्रतिकूल प्रभाव, तो ये सभी आपके कारण है जिनकी वजह से पर्यावरण पे असर पड़ता है माइनिंग का, ठीक है। तो खनन के प्रतिकूल प्रभावों पर नियंत्रण, यानी कि आपने प्रभाव तो देख लिए, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें धातु को, जो खनिज है, जैसे मान लीजिए आपका स्टील है, स्टील की कोई स्टील का कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, या फिर आपका जैसे कि आपके मकान में स्टील के पाइप्स लगे हुए हैं, तो यदि वो पाइप खराब हो जाता है तो उसको पुनः उपयोग किया जा सकता है, पुनः चक्रण करना। यदि हम ऐसा करते हैं, खनिजों का पुनः चक्रण किया जाता है, तो उसकी वजह से भी आप नियंत्रण कर सकते हैं खनन को। ऐसे ही आपके पौधों को प्रतिरोपण करके, पौधों को लगाकर खनन उद्योग का आधुनिकीकरण, यानी कि आप नई से नई टेक्निक लाकर खनन को सहूलियत या सस्टेनेबल बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। यदि विषय अध्ययन की बात करें, अरावली वर्ड सुना होगा आपने ज्योग्राफी में। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान और हरियाणा के राज्यों में है। तो खनन की वजह से वहाँ से अरावली पर्वत से जो खनन करते हैं, खनिज निकालते हैं, ये पर्वत विलुप्त होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, सारे ही नुकसान हो रहे। तो ये था हमारा थर्ड आपका किसका, खनिज का। तो हम 3 रिसोर्सेज कर चुके हैं, फॉरेस्ट यानी वन, जल और खनिज। चौथा हमारे पास आता है खाद्य संसाधन यानी कि फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज क्या है, देखिए जो फल वगैरह लगते हैं पौधों के, हैं आपके पास है, या फिर उन जो भी आपके खाने की चीज़ें हैं उन सबको खाद्य संसाधन कहा जाता है। तो खाद्य समस्याओं की वजह से हो क्या रहा है कि अल्प पोषण, कुपोषण, आपने कभी देखा होगा माल न्यूट्रिशन हो गया, या फिर अंडर न्यूट्रिशमेंट। यहाँ पे क्या है अल्प पोषण में कि आपको खाना चाहिए था मान लो कि 1000 कैलोरी,
लेकिन आपको मिल रही है 200 कैलोरी, तो जो बाकी के 800 कैलोरीज का आपका गैप है वो आपका नुकसान करता है, बॉडी को नुकसान करेगा। ठीक है, आपको मिला ही नहीं, तो कैलोरीज के अभाव को ही अल्प पोषण कहा जाता है। ऐसे ही कुपोषण कब कहते हैं कि यदि भोजन में जो इम्पोर्टेंट तत्व है जैसे प्रोटीन, विटामिन, रासायनिक तत्व, उनके अभाव को कुपोषण कहा जाता है। यदि वो नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती है, क्वाशियोरकर, एनीमिया कैंप सुना होगा आपने, कॉलेजों में लगता है। तो एनीमिया क्या है? आयरन की कमी। ऐसे ही घेंगा है, ये सब, तो ये सभी आपके कुपोषण के तरीके हैं या बीमारियां है कुपोषण के सिग्नल, राइट। तो फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, तो उसका क्या असर होता है पर्यावरण पे। हम कृषि की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृषि की वजह से ही हमें खाना मिलता है, ठीक है, तो इसलिए हमने कृषि की बात कर रहे हैं। तो कृषि की बात करें तो विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है। कई किसान, खासकर भारत तो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, यानी कि कृषि प्रेरित इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रभाव है कृषि के, वो देखते हैं। देखिए, लोकल चेंजेस यानी स्थानीय परिवर्तन, खेती के स्थान पर या नज़दीक ही होते हैं, ठीक है। इन परिवर्तनों में भूमि कटाव, नदियों का जमाव शामिल होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लोकल चेंजेस है, कृषि के पर्यावरण पर प्रभावों को लोकल चेंजेस भी कहा जा सकता है। रीजनल चेंजेस क्या है? क्षेत्रीय परिवर्तन, कि एक बड़े लेवल पे क्या क्या अफेक्ट हो रहे हैं, परिवर्तन क्या क्या हो रहा है। ऐसे ही ग्लोबल चेंजेस कौन से हैं? जो पूरे विश्व व्यापी परिवर्तन है, उनको हम ग्लोबल चेंजेस कहते हैं, विश्व परिवर्तन। तो ये आपके चेंजेस है जो कि होते हैं। फिर बात करते हैं कि ओवर ग्रेजिंग, ये वर्ड आपको पहले भी बताया था मैंने सूखे में, अति चराई। यदि हम अति चराई करते हैं तो आपके अवनीकरण के चांस है, अवनीकरण की संभावनाएं है, डिफोरेस्टेशन के। तो अति चराई से क्या क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, ज़्यादा यदि आप चराई कर देते हैं, बार बार ओवरग्रेज करते हैं, तो पौधों के विकास में कमी हो जाएगी, प्रजातियों की विलुप्तता हो सकती है, भूमि कटाव में वृद्धि हो सकती है, पौधों के आवरण में कमी आदि, ये सब आपके नुकसान हैं। आधुनिक कृषि के प्रभाव, कि आज के आधुनिक युग में कृषि के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, फर्टिलाइजर सबसे पहले, ठीक है, हम उर्वरा यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कृषि पैदावार हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से होगा क्या, यदि आप फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो जो मृदा है उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाएगी और साथ ही में आपकी फसलों पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो सकता है यदि आप ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? आपके सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। आपने कभी यूरिया के कट्टे पे भी यदि देखा हो, जो आप लेके आते हैं किसान, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि एनपीए की वैल्यू ये है। वहाँ पे एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीनों ज़रूरी है यदि आपको फसल अच्छी करनी है तो, ठीक है। ऐसे ही कुछ और पोल्यूशंस हैं आपके, नाइट्रेट का पोल्यूशन हो गया, यूट्रोफिकेशन या अतिपोषण। इसका क्या मतलब है कि आप कुछ ज़्यादा ही पोषण कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जलाशय है, जल है, जल के ऊपर काई जम जाती है कई बार। वो काई क्या है? असल में वो पौधे हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल गए हैं, पोषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो कि फर्टिलाइजर से के थ्रू जलाशयों में जा रहा है, तो जिसकी वजह से
वहाँ के पौधों को वृद्धि का बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, फायदा मिला, जिसकी वजह से वृद्धि हो जाती है ज़्यादा, और इसी वजह से काफ़ी मात्रा में पौधे वहाँ पे हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है अति पोषण। ठीक है, तो ये सभी। फिर उसके बाद बात करते हैं पेस्टिसाइड, कीटनाशक में क्या है कि सभी कृषि उद्योग विनाशकारी कीटों से पीड़ित होते हैं। आपके जो पेस्टिसाइड डाले जाते हैं इसमें देखिए, कृषि में आप एक तो ये यूज करते हैं जो उर्वरा है, साथ ही में कीटनाशक किस लिए यूज किए जाते हैं, ताकि आपके जो पृथ्वी पर जो कीट मौजूद है वो आपकी फसलों को नुकसान ना करते। ठीक है, तो इसलिए कीटनाशक का भी उपयोग किया जाता है। तो अब इनकी वजह से होता क्या है, देखिए आपने फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर दिया या फिर कीटनाशक ज़्यादा यूज़ कर दिए, तो इनकी वजह से स्वास्थ्य पे क्या क्या असर होते हैं, क्योंकि जो कीटनाशक है कीटों को मारने के लिए होता है, तो वो हमारे फूड सिस्टम में आ सकता है, हमारे बॉडी में आ सकता है यदि हम उन फसलों को खाएंगे तो। ऐसे ही पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव है, आपके ज़्यादा छिड़काव की वजह से काफ़ी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। जीवों के मारे जाने के कारण नए कीटों का उत्पन्न होना, ये भी किया जा सकता है। और जो कीट है वो आपके धीरे धीरे प्रतिरक्षण का विकास होना उनमें, यानी कि आगे चलकर हो सकता है इन पेस्टिसाइड्स का, इन कीटनाशकों का कीटों पे कोई असर भी ना हो। ठीक है, तो ये सब आपके कारण है जिनसे पर्यावरण पे प्रभाव रहता है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है वाटर लॉगिंग, जिसको कहते हैं जलाक्रांति। जलाक्रांति वाटर लॉगिंग का केवल इतना सा मतलब समझिए कि आपके पास जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स में यदि पानी खड़ा कर दिया, पानी भर दिया बॉक्स में, और वो लगभग कई महीनों तक पड़ा रहा वहाँ पे, तो उसको कहा जाता है वाटर लॉगिंग, जल क्रांति। ठीक है, ऐसे ही अगला आपके पास आता है सैलिनिटी, लवणता, कि ज़्यादा यूज से फर्टिलाइज़र वगैरह या कृषि के पानी का ज़्यादा यूज से क्या होता है कि आपका जो वाटर है, पानी है, वो आपका सैलिनिटी हो जाती है उसमें, यानी कि उसमें नमक आ जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके कारण है। केस स्टडी की बात करें, ये फ्लोरिडा कहाँ है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ पे ये एक लेक है अपोप का, तो इसकी वजह से वहाँ पे ये डीडीटी, ये क्या है, कीटनाशक, तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे मगरमच्छों के प्रजनन में दिक्कत आ रही है, यानी कि उनकी तादाद कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने कीटनाशक काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है और लेक में चला गया जलाशय। ऐसे ही डीटीटी क्या है आपका, ये सब आपका इनकी वजह से हमारे पास काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ केस स्टडीज़ हैं। तो अब तक हमने 4 संसाधन यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, पहला था वन, दूसरा जल, फिर उसके बाद हमने खनिज की बात की, और फिर हमने कृषि की बात की जो आपने। ठीक है, और अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, यानी ऊर्जा संसाधन। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, और ये ऊर्जा आपके कहीं किसी से भी मिल सकती है, प्रकाश से, ध्वनि से, विद्युत से, मैकेनिकल एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हर चीज के लिए आज के आधुनिक युग में हमें ऊर्जा की जरूरत है, राइट। तो यदि आपको पंखा चलाना है तो एनर्जी चाहिए, यदि आपको वॉशिंग मशीन चलानी है तो एनर्जी चाहिए, आपको बाइक पे चलना है तो एनर्जी चाहिए, आपको गाड़ी में जाना है तो एनर्जी चाहिए, एसी चलाना है तो एनर्जी चाहिए। तो एवरी एस्पेक्ट, हमारे जीवन का हर पहलू में कहीं ना कहीं ऊर्जा सम्मिलित है। तो हमें वो ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी पृथ्वी पर, तो वैसे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा भी चाहिए। ठीक है, तो वो ऊर्जा के लिए हम कहाँ कहाँ से ऊर्जा को ले सकते हैं, तो कितने प्रकार के हैं देखते हैं। 2 प्रकार है, नवीकरणीय और नवीकरणीय। ये मैं हालांकि
पहले भी बता चुका हूँ, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो कि बार बार यूज किए जा सकते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा। तो ये सभी आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। वन बाय वन देखते हैं। सोलर ऊर्जा या सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? जो सूर्य से प्राप्त होती है, और इसके लिए हम यूज करते हैं सोलर पैनल। ये आप देख सकते हैं, ये सूरज है, सन, और सन से जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, वो किस पे पड़ रहा है? आपका सोलर पैनल पे, और यहाँ से हमें करंट मिल रहा है, और वो करंट हमें घर में आता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा मिलती है। तो पहला तो है रिन्यूएबल सोर्सेज आपका सोलर एनर्जी। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आपका पवन ऊर्जा। आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी बड़ी चक्कियाँ लगी होती है जहाँ पे पवन ज़्यादा बहती है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या है, काफ़ी मात्रा में आपकी पवन ऊर्जा या जो विंड है वो बहती है, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा मिलती है। कैसे? ये देखिए, ये आपके पास पवन चक्की है, ठीक है, विंड टर्बाइन जिसको कह देते हैं, ये बड़े बड़े ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से विंड आई यानी कि पवन इसको घुमाएगी, और घुमाने से हमें यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है पवन ऊर्जा। हमारा ये द्वितीय रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सेकंड, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है जल ऊर्जा यानी कि हाइड्रो पावर। आपको डैम के दौरान बताया था कि डैम में या बांध में, जो बांध हमने स्टडी किया अभी, उसका एक उपयोग क्या है कि बांध से हम बिजली बना सकते हैं। तो वो बिजली असल में कैसे बनी है? वो हाइड्रो पावर है। वो बिजली को क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर। यानी कि आप जल इकट्ठा करेंगे बांध में, और फिर उस जल को टरबाइन पे गिर के आप बिजली बनाएंगे, राइट। कैसे? ये देखिए, ये रिजर्वोयर है, यहाँ से पानी आया और ये किस पे पड़ा है? टरबाइन पे। टरबाइन से जनरेटर से आपको बिजली मिल गई, राइट। तो ये है आपका हाइड्रो पावर। चौथा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है भूतापीय ऊर्जा। देखिए, नाम से ही पता लगता है, जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय। भू मतलब कि भूमि, ताप मतलब गर्मी। सो भूमि की जो गर्मी है उसकी वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको कहा जाता है, ठीक है। ये कैसे? ये देखिए, ये आपके पास भूमि है सारी पृथ्वी, तो यहाँ से हुआ क्या, इस भूमि की वजह से यहाँ से गर्म हवा निकल रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से कोल्ड वाटर को डालते हैं, यहाँ पे गर्म है, जिसकी वजह से पानी किसमें? भाप में कन्वर्ट हो गया, और भाप ऊपर आई और टरबाइन को घुमा के हमें एनर्जी दे दी, ठीक है। तो ये है आपके जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट। फिर उसके बाद अगला आता है हमारे पास जैव भार ऊर्जा यानी कि बायोमास एनर्जी। जो हमारे पास अलग अलग प्रकार के बायोमास हैं, जैसे कि बायोफ्यूल्स आप यूज करते हैं ना, इथेनॉल सुना होगा, बायोडीजल, बायोपेट्रोल, तो वो सभी आपके आते हैं जैविक ईंधन में, ठीक है। ऐसे ही जैविक पावर क्या है, जैसे आपके मीथेन है, एलपीजी है, सीएनजी है, तो वो सभी आपके किस में आते हैं? बायो पावर में, ठीक है। बायो प्रोडक्ट की बात करें तो आपके पास जो बायोमास है, ठीक है, तो बायोमास को से भी आप एनर्जी ले सकते हैं। तो ये आपका था पांचवा जैव भार ऊर्जा। फिर उसके बाद आती है एक जवार ऊर्जा। जवार मतलब कि टाइडल एनर्जी। ये किससे जुड़ी हुई है? आपके समुद्र से। समुद्र में आपने देखा होगा जो तट होता है, सीमा है, समुद्र की लहरें आती हैं फिर वापस चल जाती हैं, फिर आएंगी फिर जाएंगी, तो इनको कहा जाता है टाइड, जवार। तो जब जवार ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से पानी की जो मूवमेंट है, ये पानी आगे पीछे होना, इससे आप टरबाइन को घुमा सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये आपके पास क्या है? समुद्र। तो समुद्र से पानी आया,
यहाँ बीच में हमने टरबाइन लगाया हुआ है, जैसे ये यहाँ जाएगा ये घूमेगा और आपको एनर्जी मिलेगी। फिर क्या है, जब ये वापस जाएगा फिर दोबारा घूमेगा ये, तो फिर दोबारा एनर्जी मिलेगी। तो ये आपका छठवां नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है महासागरीय ताप ऊर्जा। जैसे भूतापीय था वैसे ही महासागरीय ताप, यानी कि जो महासागर है उसका जो तल है, फ्लोर है, उस फ्लोर की जो गर्मी है उससे आप कैसे बिजली बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं भूसागरीय ताप ऊर्जा। तो ये सभी के सभी जो साथ के साथ हमने पढ़े ये थे नवीकरणीय संसाधन। फिर उसके बाद आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इसमें क्या है, जैसे कोयला है आपका, एक बार ख़त्म हो गया तो फिर इसको दोबारा नहीं यूज़ किया जा सकता। पेट्रोलियम है, ये तो आपकी हर बच्चों ये तो बाइक्स में, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर में बहुत होते हैं। डीजल है आपका, है ऐसे ही नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस वो भी होती है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, आपको याद हो खनिज में एक तत्व था यूरेनियम, तो यूरेनियम से हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बना सकते हैं। तो वो भी आपका एक प्रकार का क्या है, आपका अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके आते हैं लैंड रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ऊर्जा के संसाधन। अब बात करते हैं भूमि संसाधन। तो अब तक हमने कौन कौन से संसाधन देखे, आपने वनों का देखा, जल का देखा, ठीक है, वन हो गए, जल हो गए, आपके ये हो गए, तो टोटल ऊर्जा वगैरह को सबको मिला के आप 5 संसाधन देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भूमि संसाधन। जो पृथ्वी है, मिट्टी है, सोइल है, वो भी एक संसाधन के तौर पे यूज की जा सकती है। ठीक है। तो उसके लिए मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये आपकी कृषि से जुड़ी होती है, आपको खाना देती है, ठीक है, ये सब। तो लैंड डिग्रेडेशन, इसमें इश्यू क्या है, भूमि की वजह से, भूमि के संसाधन के दोहन में सबसे बड़ा जो एक तरह का कह रहे समस्या है, वो हमारे पास क्या है, भूमि का अपकर्षण, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि का जो उत्पादक क्षमता है वो कम होना। और यदि भूमि की उत्पादक क्षमता ही कम होगी तो फसलें ही नहीं होंगी, फसलें नहीं होगी तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो हमें नुकसान है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो अब भूमि अपकर्षण के लिए कौन कौन से उत्तरदायी है, क्या कारण है। पहला, सोइल इरोजन, यानी भूमि का कटाव। फिर लवणीकरण, यानी कि सैलिनेशन, यदि भूमि में नमक ज़्यादा हो गया तो वो उसकी वजह से भी फसलें नहीं होंगी। जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग, ये मैं पहले भी बता चुका, यदि वाटर लॉग हो गया तो जिसकी वजह से फसलें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, यानी कि उपजाऊ भूमि का बंजर भूमि बन जाना, उसको कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। फिर उसके बाद झूम खेती, ये मैंने पहले भी बताया था, ये भी एक वजह है। शहरीकरण, क्यों? शहरीकरण जहाँ होगा वहाँ वनों की कटाई होगी, तो वो सब भी एक कारण है। लैंडस्लाइड, यानी भूस्खलन, यानी कि जो पहाड़ों पर मिट्टी है, वो आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ में कि पहाड़ गिर गया, लैंडस्लाइड हो गई, जो भूमि है वो स्खलन हो गई, भूस्खलन हो गया, तो वो सभी। फिर उसके बाद भूमि प्रदूषण, सोइल में पोल्यूशन होना, वो भी एक वजह है जिसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संपदाओं या संसाधनों के संरक्षण में व्यक्तिगत योगदान क्या हो सकता है। कि भाई यहाँ तक हमने सुन लिया कि ठीक है भाई, ये भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं सारे, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अवेयरनेस फैला सकते हो आप एक दूसरे से डिस्कशन करके कि भाई हमें ऐसे संसाधनों को बचाना चाहिए, ये सब किया जा सकता है।
जैसे जल का संरक्षण कर सकते हैं आप, बहते हुए जल को पाइप टूंटी बंद करके आप बहने से रोक सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं, जल जो रेन वाटर है, वर्षा का जल है, उसको इकट्ठा करके आप यूज कर सकते हैं अपने कामों में और फिर रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये सभी आप इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण कैसे? आपकी लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, जब आपको यूज ना हो तो बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा किसी और के काम आ सकती है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ऐसे ही सोइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, भूमि का संरक्षण, तो उसके लिए आपको कम से जितना हो सके, जितना ज़रूरी है उतने ही उर्वरकों या फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पेस्टिसाइड का कम यूज़ करें। तो ये सभी आपके कारण हैं जिनसे आप व्यक्तिगत तौर पे बचा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सतत जीवन शैली के लिए संसाधनों का समान उपयोग। ये एक्चुअल में है क्या कि देखिए, हम सबको पता है कि हमारे पृथ्वी के संसाधन लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी के लिए मिल गए हैं, आपको अपने फ्यूचर का भी देखना होगा। फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचा के रखना होगा ताकि वो भी इन्हीं संसाधनों का यूज़ कर सकें। तो उनके भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आपने अपना विकास करना है। उसी को ही कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ठीक है, तो ये सब था आपका चैप्टर पूरा है प्राकृतिक संसाधनों पे। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है, ये शुरुआत में बता दिया था। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल संसाधनों में डिफरेंस क्या है, वनों के मुख्य लाभ क्या है, और अवनीकरण यानी कि डिफोरेस्टेशन से क्या मतलब है और क्या कारण है। मैंने कहा था ना कि ये कुछ भी आ सकता है आपका। अवनीकरण के दुष्प्रभावों का वर्णन करें। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के कारण होने वाली समस्याओं को, यानी कि ये किससे जुड़ा है आपका, कृषि से, ये जल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपके पास। सही एवं भूमिगत जल संसाधनों के अति उपयोग के लाभ और प्रभाव, बांध के क्या लाभ है और क्या क्या समस्याएं हैं। भूमि कटाव यानी कि लैंड डिग्रेडेशन, तो उसकी क्या है। खनिज संसाधन क्या होते हैं। विश्व की 2 बड़ी खाद्य समस्याओं के नाम बताएं आपको। ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। साथ ही में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैविक गैस, जैव ईंधन, ये मैं बता चुका हूँ, इनके बारे में लिखें। जल संसाधनों की कौन कौन सी विधियाँ होती है, और ये लास्ट में सतत जीवन पद्धति के लिए संसाधनों का समान उपयोग का वर्णन करें। तो ये सभी आपके कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। ठीक है, तो अब तक इस श्रृंखला में, सीरीज में जो ईवीएस के लेक्चर्स हैं, पहला हमने पढ़ा पर्यावरण अध्ययन, फिर उसके बाद हमने ये सेकंड चैप्टर पढ़ा, आज ख़त्म किया है, जो कि है प्राकृतिक संसाधन। तो आई विश कि आप सभी को समझ आया है और आप सभी जितना हो सके इस YouTube के वीडियोस को, इनको देखें, इनसे सीखें। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अपना सभी पढ़ते रहें, ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, जो हमारा 3rd चैप्टर है उसको लेकर। ओके, टेक केयर, बाय।